अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। भरतपुर के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री के इस बजट से कि किस तरह की सौगातें। पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर को भरपूर सौगातें विकास को लेकर दी थी। इस बार भरतपुर को क्या मिलेगा, किस तरह की उम्मीद भरतपुर के लोग इस बजट से कर रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भरतपुर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। भरतपुर पर्यटन की दृष्टि से काफी विकसित है। पर्यटन के रूप में भरतपुर को क्या मिलेगा और यहाँ की कौन सी ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका समाधान इस बजट के जरिए हो सकता है। बजट में उन समस्याओं के समाधान के लिए राशि पास की जा सकती है कि अगर वो राशि मिलती है तो उन समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस तरह की जिज्ञासा भी लोगों के दिमाग में है और बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ व्यापारिक नेता हैं अनुराग गर्ग। अनुराग जी, बजट आने वाला है, मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं, किस तरह की उम्मीद अपन भरतपुर वाले बजट से लेकर कर रहे हैं? देखिए, आगामी 10 फरवरी को राजस्थान प्रदेश का बजट मुख्यमंत्री द्वारा आने वाला है और हम भरतपुर जिले के लिए, भरतपुर शहर के लिए यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि भरतपुर एक्चुअल में गोल्डन ट्रायंगल पे है। आप ये देखें, भरतपुर में पर्यटन की अपार संभावना है और आप देखें उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, एक साइड में एमपी की भी सीमा मिलती है और भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है। और जो विदेशों से जो पर्यटक आते हैं वो आगरा आते हैं, आगरा से जो जयपुर जाते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली से आगरा जाते हैं, आगरा से जयपुर जाते हैं। तो बीच में भरतपुर हमारा स्थान है, केवलादेव नेशनल पार्क जो है, और उसका भी भ्रमण करते हैं। हालांकि वो 3 से 4 महीने का एक समय रहता है, क्योंकि सर्दियों में हमारे जो बाहर से पक्षी आते हैं उनको हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको पूरा उसका आनंद लेते हैं। और आप ये देखें कि एक शिल्पग्राम की स्थापना अगर बर्ड सेंचुरी के पास में अगर की जाए, इस बार बजट में हमारी अपेक्षा है कि शिल्पग्राम की अगर स्थापना होती है तो चूंकि जो पर्यटक आते हैं शिल्पग्राम में कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, छोटे छोटे जो हमारे लघु उद्योग के लोग हैं, जैसे कोई चमड़ा बनाने वाली छोटे छोटे कारीगर हैं, चमड़े के छोटे छोटे आइटम बनते हैं, बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं, कई वस्तुएं बनती हैं। आप ये देखें जैसे हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम हैं, उन छोटे छोटे उद्योगों को डेवलप करने के लिए अगर कोई शिल्पग्राम की स्थापना हो और राजस्थान का कोई ऐसी पॉलिसी के तहत उनको बढ़ावा देने का प्रयास हो तो ये एक बहुत बड़ी भरतपुर के लिए अतुलनीय कार्य होगा। हालांकि अभी केंद्रीय बजट भी अभी 1 तारीख को अभी आके चुका है, तो हम भरतपुर के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट या तो पर्यटन हो या इंडस्ट्रीज हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। हालांकि भरतपुर तीनों ही चीज़ें हैं लेकिन तीनों ही चीज़ों से अछूता कई बार रह चुका है, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ किसी समय में बड़ी बड़ी सिमको, GW, परफेक्ट सैनिटरी, डालमिया डेयरी, चिनार सिगरेट फैक्ट्री, किसी समय बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। आज सिर्फ एक तेल मिल व्यवसाय जो है वही यहाँ पे चल रहा है। और आप ये देखें कि तेल मिल में जो सरसों जो है भारी मात्रा में राजस्थान का भरतपुर के इर्द गिर्द में सरसों का उत्पादन होता है और वो सारा सरसों का जो तेल है वो बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र तक जो है यहाँ का सरसों तेल जाता है। तो मैं तो निवेदन यही करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि राजस्थान को, भरतपुर को भी जो है सरसों उत्पादक क्षेत्र अगर घोषित किया जाए और पर्यटक जिला भी भरतपुर को अगर घोषित किया जाए तो भरतपुर का निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होगा। यही हमारी विनती है। बिल्कुल, भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित किया जाए, ये उम्मीद है लोगों को कि अगर पर्यटन जिला घोषित होता है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेरे साथ सुनील मित्तल हैं, व्यापारी नेता हैं। सुनील जी, धार्मिक पर्यटन की बात करें, जैसे मथुरा यहाँ से बिल्कुल 35 किलोमीटर की दूरी पर है, दूर दूर से लोग वहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। भरतपुर में भी श्री बांके बिहारी का मंदिर है, श्री गंगा महारानी का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है, तमाम और मंदिर हैं। अगर वहाँ भी पर्यटकों को सुविधाएं मिलें, वहाँ आने जाने की उनको साधन मिलें तो यहाँ के जो मंदिर हैं वो भी धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बढ़ावा मिल सकता है। एक्चुअल में भरतपुर को हम देखें तो धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही यहाँ पर मतलब कि अपन ये देखें कि यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं और इस संभावनाओं को राजस्थान सरकार जो अब बजट पेश कर रही है इनको देखते हुए कि इस तरीके की कोई ना कोई सुविधाएं दे जिससे कि अपना यहाँ पर ये सारी चीज़ें विकसित हों। दूसरा, यहाँ पर
धार्मिक लोग आते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, उद्योगों के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर उद्योगों का जो विकास है वो अभी इतना अधूरा पड़ा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का अपन जो देखें कि ना तो कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, जिसकी कि अगर राजस्थान सरकार चाहे कि नई घोषणा करे और अपन नए उद्योगों का यहाँ डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर जो मेन समस्या उद्योगों को देख करके अपन देखें कि एक एनसीआर और टीटीजेड की बनी हुई है, जिसको कि लेकर के काफ़ी बार सरकार के समक्ष भी अपन ने ये सारी समस्याएं प्रस्तुत करी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। तो अपन ये चाहते हैं कि ये सारी एनसीआर जो गवर्नमेंट ने इसको 100 किलोमीटर के दायरे में एनसीआर को लगाने का एक प्रावधान था, जो कि अपना भरतपुर उससे काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी ये बना हुआ है। और टीटीजेड जिसकी वजह से यहाँ नए उद्योग विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार से अपनी ये अपेक्षा है कि इससे अपनी को हटाया जाए, जिससे यहाँ पर नया औद्योगिक विकास हो और यहाँ पर नए उद्योग लगें। और जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी शहर का एक विकास नहीं हो सकता है। तो अपनी राजस्थान सरकार से ये अपेक्षा है कि आने वाले बजट में यहाँ उद्योगों के दृष्टिकोण से केवल यहाँ पर जो उद्योग बना हुआ है वो सरसों का है, और नए उद्योग लगाने के लिए यहाँ कोई भी इस तरीके की योजनाएं नहीं है जिससे कि यहाँ पर अपन उसको आगे बढ़ा सकें। तो अपनी यही इच्छा है कि ये आगे से उद्योगों के लिए यहाँ पर कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए और एनसीआर और टीटीएस से मुक्त किया जाए। बिल्कुल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। बयाना के किले की बात करें तो ऐतिहासिक किला है बयाना का, वहां अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। बंद बारेठा है, इसके अलावा डीग के जल महल हैं, कामा के महल हैं, वेर का सफेद महल है। साथ ही भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर जो कि पिछले 30 साल से बदहाली झेल रही है, सुसाइड पॉइंट बन गई है, आए दिन उसमें से शव निकलते रहते हैं, गंदगी का सेप्टिक टैंक बन गई है। उसको भी अगर सरकार पर्यटन के लिहाज से देखे, पर्यटन की दृष्टि से देखे, तो एक शानदार पर्यटन स्थल सुजान गंगा नहर भी बन सकता है। अनुराग जी, सुजान गंगा नहर की बात करें, सुजान गंगा नहर को हम और आप बचपन से देख रहे हैं, किस तरह का उसका पानी हुआ करता था, स्वच्छ बिल्कुल गंगा की तरह, और आज उसके पानी की क्या स्थिति है, सुसाइड पॉइंट बन गई है। उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती है सरकार। देखिए, सुजान गंगा का जो पाईबाग क्षेत्र है, और पाईबाग क्षेत्र में यहाँ भी कई लोग जो हैं अगर देखें तो उसमें एक जो नीचे गहराई होती थी, हमने उसमें साइकिलें भी चलाई हैं, क्रिकेट भी खेले हैं उसमें। और ठीक है, अब जनसंख्या भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरे शहर की जो गंदगी कह सकते हैं वो उसमें जो जा रही है ना, वो सबसे पहले वो रुकनी चाहिए। क्योंकि कई बार उसमें डिसिल्टिंग का काम भी हुआ है, कई बार पानी का भी निकाल के और नया पानी भी भरा है। और अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व जो है उसमें बोटिंग भी चलनी शुरू हुई थी, लेकिन वो कुछ समय चल के फिर पुनः बंद हो गई। क्योंकि सुजान गंगा पूरी हमारे किले के, भरतपुर के किले के चारों तरफ है, और वह सुजान गंगा में अगर बोटिंग शुरुआत से जो शुरू होती है दोबारा पुनः, तो जो बाहर के जो पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि म्यूजियम भी पास में है, जो हमारा जो राजकीय जो संग्रहालय है वो बहुत ऐतिहासिक धरोहर है भरतपुर के लिए। आप ये देखें तो जो टूरिस्ट बर्ड सेंचुरी आता है, और बर्ड सेंचुरी से किले में आते हैं और म्यूजियम का भी आनंद लेते हैं, और उसके बैक साइड में जो हमारी सुजान गंगा है, सुजान गंगा में बोटिंग का भी आनंद लें। हालांकि वो कुछ चल भी रही है कि वहाँ पे जो है चौपाटी के रूप में भी कुछ बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से जल्दी चालू हो जाए और बोटिंग चालू हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि बोटिंग का जो आनंद है वो लोकल जो यहाँ के रहने वाले भी, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी उसका भरपूर आनंद लेंगे, और उससे कुछ रेवेन्यू भी बनेगी। उसका साफ सुथरी जो व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी, क्योंकि उसका धन अर्जन की भी आवश्यकता है, जो भी उसका टोकन मनी लगाएं वो चला के, और वो प्रारंभ होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, अगर पर्यटन जिला बनता है भरतपुर तो ये सारे पर्यटन स्थल हैं, ये आबाद हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, और यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है, और भरतपुर पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हो सकता है। हालांकि बड़ा नाम है, विश्वविख्यात केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा और भी कई पर्यटन स्थल हैं, कई दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, लेकिन कई पर्यटक स्थलों की बदहाली है, वहां पर्यटक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अभी लोगों की नजर से दूर है। संतोष जी हमारे साथ, आप बताइए क्या और उम्मीद है भरतपुर को बजट से? भरतपुर से
आगामी 10 फरवरी को जो बजट आया है, माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है कि सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। तो रोजगार के लिए ना तो यहाँ कोई नई इंडस्ट्री के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ, ये हमारी बहुत पुरानी मांग है कि नया औद्योगिक क्षेत्र, इसके लिए साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट, अगर स्किल डेवलपमेंट होगा, लोग स्किल होंगे, जिससे कि ढंग से अगर नई फैक्ट्री भी लगती है, वो लगती है कि अनस्किल तो है यहाँ लेकिन स्किल नहीं है। इसके लिए राजस्थान सरकार से यही मांग करते हैं कि कम से कम उनके लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से या अन्य एजेंसियों के माध्यम से कोई ऐसा कार्यक्रम चलाएं, ऐसी अपनी वो योजना चलें जिससे कि स्किल डेवलपमेंट हो सके। और जो मेन समस्या रोजगार की है, युवा बेरोजगार बहुत हैं, तो राजस्थान सरकार से ये है, उनका आखिरी बजट है कि ये भरतपुर के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि यादगार बजट बने। बिल्कुल बेरोजगारी की बात सामने आ रही है, रोजगार नहीं है, रोजगार के साधन सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए, इस तरह की बात भी लोग कह रहे हैं। उनको कहना है कि रोजगार आवश्यक है और बड़ी संख्या में बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि भरतपुर में कभी कई बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, सिमको फैक्ट्री, GW फैक्ट्री, डालमिया डेयरी और तमाम फैक्ट्रियां थी जो कि काफ़ी लोगों को उन्होंने वहाँ पे रोजगार मिला हुआ था, लेकिन अब बेरोजगारी का आलम है। तो ये हमारे साथ थे भरतपुर के गणमान्य नागरिक, जिन्होंने बताया कि भरतपुर को बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में, तो अपनी अपनी राय सभी ने रखी। अब मैं आपको वापस स्टूडियो